हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, विधायिका और कार्यपालिका, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो, हमने कार्यपालिका पढ़ा था। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में पढ़ा था, प्रधानमंत्री के कार्य पढ़े थे हमने। ठीक है, कुछ हमने मंत्रियों के प्रकार भी पढ़े थे, मंत्रियों के बारे में पढ़े थे, उनकी शपथ, उनका कार्यकाल, उनकी योग्यताएं, संसद की योग्यताएं, वो हम विधायिका में पूर्ण कंप्लीट कर चुके थे। देखो, हमने व्यवस्थापिका पढ़ी, कार्यपालिका पढ़ी। आगे आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, आता है न्यायपालिका। देखो, हमने स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका और एक की हम बात करें न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कानून का निर्माण कर चुके हैं हम, संविधान में संशोधन, इनके कार्य, इनके टोटल, संसद के बारे में, संसद का योग्यताएं, उनके सदस्यों के बारे में, लोकसभा गठन, राज्यसभा गठन। ठीक है, हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यायपालिका। इसका काम होता है कानूनों को लागू करना या इसको क्रियान्वित करना, यानी प्रशासन करना। इसको ये भी कह सकते हो, शासन करना, प्रशासन करना, देश को चलाना, यानी इसको। ठीक है, और कार्यपालिका के अंदर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, उसके कार्य पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यायपालिका। इसका काम होता है जो कानून इसके द्वारा बनाए गए, इसके द्वारा लागू किए गए हैं, क्या करना, उस कानूनों के आधार पर जनता को न्याय प्रदान करना, यानी विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। मैं एक बात यहाँ पर ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान रखना बात, इसको अनदेखी मत करना, क्योंकि बार बार हम इसको रिपीट करेंगे, मैं बार बार बताऊंगा आपको। देखो, न्यायपालिका यहाँ पर जो न्याय देती है उस कानून के अनुसार देती है, खुद का कानून नहीं होता उसका, ध्यान रखना। ऐसे नहीं न्यायपालिका खुद अपना कानून बना देगी, उसमें बदलाव कर देगी और जनता को न्याय दे देगी। ये अमेरिका की कहानी है, क्योंकि अमेरिका में जो सर्वोच्च है वो न्यायपालिका है। एक बात ध्यान रखना, अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका। ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संसद। और भारत में क्या है? न्यायपालिका और संसद दोनों सर्वोच्च है, यानी दोनों के प्रक्रिया को हमने क्या कर दिया? समन्वय कर रखा है। तो यहाँ पर न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका वही करती है जो कानून बना है उसी के अनुसार न्याय देती है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब आप कह सकते हो न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा करती है, कानून के शासन की रक्षा करती है। अब मैं यहाँ पर इस बात को थोड़ा और डीपली बता देता हूँ। कानून के शासन की रक्षा करती है, याद रखना, जिन देशों में लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, उन तंत्र में कानून के शासन को अपनाया जाता है। इसका मतलब कानून के शासन को लेके चलते हैं। कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, कोई संस्था सर्वोच्च नहीं होती, सरकार सर्वोच्च नहीं होती, बल्कि सर्वोच्च कौन है यहाँ पर? कानून, जो कानून बना दिया गया है, यानी कानून का शासन ही होता है। चाहे कानून का शासन का मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको सुन लो। कानून के शासन का अर्थ होता है भी चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र से संबंधित हो, सबके लिए कानून क्या है? समान है। सबके लिए कानून क्या है? समान है। कानून समान है, सभी को कानून का संरक्षण मिला गया है। सभी को, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करता कानून कभी भी। चाहे अमीर व्यक्ति है, उसने अगर अपराध किया है, उसको उतनी सजा मिलेगी जिस कानून का उल्लंघन किया है। अगर उसी कानून का उल्लंघन एक गरीब व्यक्ति ने किया तो उसको उतनी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं गरीबों को ज्यादा मिलेगी, अमीरों को ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लोकतंत्र होता है, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है उस देश में कानून का शासन होता है। और कानून के शासन की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। और इसी को आज पढ़ने वाले हम, न्यायपालिका को। देश में न्यायपालिका का क्या रोल है उसको पढ़ने वाले हम। ठीक है, इसको करते हैं स्टार्ट। न्यायपालिका क्या चीज है? यहाँ तक तो हम पहुंच गए भी न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है कानून के अनुसार। जैसा कानून संसद ने बनाया, कार्यपालिका ने क्रियान्वित किया, लागू किया, उसी के अनुसार न्यायपालिका क्या करती है? आगे न्याय प्रदान करती है। आगे देखो, आपका जो टॉपिक आता है
कि कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाता है। देखो अपने क्या करते हैं, अब आप पूछोगे सर हमें न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हमें न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता पड़ी। ध्यान से सुनो, देखो हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति के मध्य विवाद हो सकता है, व्यक्ति कोई संस्था के मध्य विवाद हो सकता है, व्यक्ति सरकार राज्य के मध्य विवाद हो सकता है, सरकार के मध्य विवाद हो सकता है, यानी बहुत विवाद हो सकते हैं। इन विवादों का निपटारा करने के लिए, और वो भी किस तरह, कानून के शासन के अनुसार, कानून के शासन के अनुसार इन विवादों का निपटारा करने के लिए हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। कानून के शासन के अनुसार एक स्वतंत्र न्याय प्रदान करने के लिए, स्वतंत्र न्यायशील एक संस्था, एक देश की स्थापना करने के लिए हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। और कानून के शासन को मैं बता चुका हूँ, इसका मीन क्या होता है। अगर आपको प्रश्न आता है भारत में कानून के शासन न्यायपालिका, उसके अकॉर्डिंग चलती है, ये क्या है कानून का शासन। अरे कानून का शासन वो होता है जिसके द्वारा कि जो भी कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, कोई संस्था सर्वोच्च नहीं होती, कानून के आधार पर देश में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे अमीर गरीब कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, पुरुष हो महिला हो, ऐसा नहीं। महिलाओं को एक कानून तोड़ने पर ज्यादा सजा दी जा रही है, पुरुषों को वही कानून तोड़ने पर कम सजा दी जा रही है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। जैसा कानून आगे चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे क्यों ना कोई सरकारी ऑफिसर हो, चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति हो, सबके लिए कानून समान है, कोई भेदभाव नहीं है। ये आप आर्टिकल 14 में पढ़ चुके हो, हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था ना। और मौलिक अधिकार जिसमें पहला था समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में पहला जो आपने आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 14 क्या था, विधि का समान संरक्षण या विधि का शासन, इसे बोलते हैं हम कानून का शासन या विधि का शासन। तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए कौन सी विधि के द्वारा निपटारा करती है, वो कानून के शासन के अनुसार इस विधि द्वारा उस विवादों का हल करती है, यानी उन विवादों को दूर करती है। उसके बाद देखो ये भी आपको बता चुके हैं कि कानून के शासन की रक्षा कौन करती है, किसका दायित्व है, न्यायपालिका का। कानून के शासन की रक्षा करने का दायित्व किसका है, न्यायपालिका का। यदि कोई भेदभाव होता है तो न्यायपालिका हमें न्याय प्रदान करती है, इसका मतलब कानून के अनुसार न्याय देती है। देखो सब भेदभाव कर सकते हैं, व्यक्ति समाज सब भेदभाव कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका कभी भेदभाव नहीं करती, वो निष्पक्ष होती है, किसी का पक्ष नहीं लेती, वो सिर्फ कानून के अनुसार न्याय देती है। आगे कौन सा व्यक्ति है, किस धर्म का है, अमीर है गरीब है, किस जाति का, उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कानून के अनुसार उसका काम होता है न्याय प्रदान करना। इसका मतलब हमारे लोकतंत्र की रक्षा, हमारे कानून के शासन की रक्षा कौन करती है, न्यायपालिका। अगर हम और बात करें हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, इस चीज को पढ़ चुके हैं हम, रक्षा कौन करती है, न्यायपालिका। अगर आपको याद हो तो हमने मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा था ना। और संवैधानिक उपचारों के आधार पर हम क्या कर सकते थे, पांच प्रकार की रिट दायर कर सकते थे। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, मौलिक अधिकारों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर कोई उसका हनन कर रहा है तो न्यायपालिका वो हमें मौलिक अधिकार दिलाएगी। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं हम, ध्यान रखना, जो उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं ना, उसके अंदर भी हम जा सकते हैं। वो आर्टिकल 226 होता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है, यानी हम सीधे न्यायपालिका के अंदर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान होता है। इसका मतलब हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करती है, न्यायपालिका। उसके बाद और बता देता हूँ आपको मैं, हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950।
पढ़ा था ना हमने, 26 नवंबर 1949 बनकर संविधान तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये चीज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं, जो आपका पहला लेसन था। ये 1950 से ही, ये ध्यान रखना शब्द क्या आता है, 1950 से ही, इसका मतलब जब ही संविधान लागू हुआ था तब से, जब संविधान लागू हुआ था तब से ये संविधान की सुरक्षा करती है, संविधान की सुरक्षा करती है, यानी संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व भी इसी का है। संविधान की अगर व्याख्या की बात करें, संविधान की व्याख्या करने का दायित्व भी न्यायपालिका का है। ये बात याद रखना, संविधान की व्याख्या न्यायपालिका कर सकती है, संविधान की सुरक्षा न्यायपालिका करती है। मान लेते हमने, आपको याद हो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि संसद कोई ऐसा कानून बनाए, संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के अनुसार नहीं है, या संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, या संविधान को किसी न किसी प्रकार से हनन किया, यानी संविधान में बात नहीं लिखी गई तो भी कानून बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने एक न्यायपालिका का अधिकार पढ़ा था, न्यायिक पुनरावलोकन। याद आ रहा है क्या आपको? न्यायिक पुनरावलोकन, जो हमने न्यायपालिका अपने अमेरिका से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसके तहत न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। इसका मतलब इसको समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब न्यायपालिका कभी ऐसा कानून नहीं बनने देगी जो संविधान के अनुसार न हो। कोई कानून बनेगा जो संविधान के अनुसार हो। इसका मतलब संविधान की रक्षा भी कौन करती है? न्यायपालिका। अब ये कानून हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं, ये न्यायपालिका को पता कैसे चलेगा? अरे संविधान की वो व्याख्या करती है, तब उसको पता चलेगा भाई ये कानून है, ये संविधान के अनुसार है या नहीं। इसका मतलब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है? न्यायपालिका को। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बता दिया, ये न्यायपालिका है जो हमारी प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर वास्तव में न्यायपालिका ऐसा करती है क्या, यानी ऐसा वो कर सकती है क्या? वो किसी के दबाव में आकर निर्णय ले तो ये हो सकता है। मान लेते हैं आज सरकार हो, उसका बहुमत हो और वो सरकार के अनुसार काम करे या सरकार की बात माने, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए भी न्यायपालिका किसी का पक्ष न ले। देखो हमने भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमने क्या पढ़ा था? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे भारत में व्यवस्था की गई है इसकी। निष्पक्ष का अर्थ है किसी का पक्ष न लेना, पक्ष न लेना, यानी हमारे न्यायपालिका का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि उसके अंदर विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका मतलब ऐसा नहीं है जब न्यायपालिका निर्णय ले रही हो ऐसी स्थिति में संसद उस पर दबाव बनाए, कार्यपालिका उस पर दबाव बनाए। अगर किसी के दबाव में निर्णय लिया जाएगा तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं होगा ना, वो तो फिर उसके पक्ष में न्याय लेगी, चाहे वो सही है या गलत है। मान लेते हैं आज मैं कोई न्याय ले रहा हूँ, मैं कोई न्याय दे रहा हूँ, मान लेते हैं, ऐसी स्थिति में कोई मेरे पर दबाव बना रहा है भी न्याय तो मेरे पक्ष में होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मेरे को डर रहेगा अपनी पोस्ट का और मैं उसके पक्ष में न्याय लूंगा, चाहे वो आदमी गलत है चाहे सही है। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया गया है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। क्या किया गया है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने नीति निर्देशक तत्वों में एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 50। मैंने आपको 50-50 करके बताया था। 50-50 मतलब इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। बात समझे ना? स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। इसका मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं बना सकती। अगर वो कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव बनाएगी, सरकार दबाव बनाएगी, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय नहीं ले पाएगी। इसीलिए न्यायपालिका को क्या रखा गया है? कार्यपालिका से अलग रखा गया है और व्यवस्थापिका से भी अलग रखा गया है। कैसे रखा गया है वो आगे हम चर्चा करेंगे। आपको तो यहाँ तक इतना ही याद रखना है,
भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। किस लिए? ताकि एक निष्पक्ष न्याय प्रदान किया जा सके, एक न्यायशील समाज की स्थापना की जा सके। इसीलिए न्यायपालिका को क्या रखा गया है? स्वतंत्र रखा गया है। चलो हम बात करते हैं किस प्रकार रखा गया है, कैसे रखा गया है उसके बारे में। देखो आपका टॉपिक आता है वो यही आता है, इससे संबंधित जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र कैसे रखा जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है, यानी किस प्रकार से हम न्यायपालिका को स्वतंत्र रख सकते हैं। और इसी प्रकार को हम कह सकते हैं भी न्यायपालिका को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। भी कौन सी विधि है, कौन से ऐसा तरीका है जिसके द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जा सकता है, न्यायपालिका को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो किसी के अधीन न हो, किसी के लिए वो बाध्य न हो जाए, उसको न्याय देना ही पड़ेगा या उसको निर्णय उसके पक्ष में देना ही पड़ेगा। इसी दिक्कत को, समस्या को दूर करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो कैसे रखा गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्र कैसे रखा गया है, उसको सुरक्षित कैसे रखा गया है। पहली बात करूं मैं देखो जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति करता है, ध्यान रखना वो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये पढ़ चुके हैं हम, याद हो तो आपको। जब राष्ट्रपति की हम शक्तियां पढ़ रहे थे उसके अंदर एक शक्ति थी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जो सामान्यकालीन शक्तियां थी उसमें एक शक्ति थी कार्यपालिका शक्ति। उसके अंदर पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो जजों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति का आधार क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका बेस क्या होगा कि किस व्यक्ति को नियुक्ति दी जाएगी। तो ध्यान रखना हमारे यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो आधार रखा गया है वो रखा गया है भी उसको कानून विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है राष्ट्रपति क्या करता है? उनको नियुक्त करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है भी दलीय राजनीति से अलग रखेंगे या न्यायाधीश को, ध्यान रखना दलीय राजनीति में न रहे, यानी दलीय राजनीति से दूर रखे गए हैं। ऐसा नहीं है जो दल के अंदर एक तरह का जो चापलूसी करते हैं, यानी दल से, जैसे मान लेते हैं मेरे को बीजेपी से ज़्यादा उसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा वो मेरे को मतलब हर चीज़ के अंदर बुलाते हैं या मैं उसके साथ सहयोग करता हूँ उनके साथ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है मेरे को न्यायाधीश बना देंगे वो, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो दल से संबंधित मैटर हो गया। और दलीय राजनीति में अगर मान लो राष्ट्रपति न्यायाधीश चला गया, जैसे मान लो मेरे को न्यायाधीश बना दिया, तो मैं तो फिर अपने दल की सोचूंगा, देश की थोड़ी सोचूंगा। अगर कोई ऐसा निर्णय देना पड़ जाए मेरे को जिसके अंदर मेरा दल है वो कसूरवार है, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो कसूरवार है तो ही मैं उसको बेकसूर साबित कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में वो न्यायाधीश होता है वो दलगत राजनीति में चला जाता है। और इसी दलगत राजनीति को दूर करने के लिए अपने संविधान में इसको रखा गया है भी जो कानून का विशेषज्ञ होगा, विधि का पूर्ण ज्ञाता होगा, न्याय की दल से संबंधित होगा। बात समझ रहे हो? यानी दल के आधार पर नियुक्ति नहीं होती बल्कि इनके आधार पर नियुक्ति होती है। अब देखो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इसका मतलब राष्ट्रपति किसमें है? कार्यपालिका में था ना, कार्यपालिका पढ़ा था आर्टिकल 52 हमने, ठीक है। नामात्र की कार्यपालिका थी, इसका मतलब न्यायाधीशों को नियुक्ति देने में
जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है नियुक्ति में, न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कार्यपालिका की होती है। ध्यान रखना, किसकी होती है? कार्यपालिका की। लेकिन इसको जब हटाएंगे, आगे पढ़ेंगे हटाने की विधि, जब इसको हटाया जाता है पद से, ऐसी स्थिति में होती है संसद की महत्वपूर्ण भूमिका। ये इसीलिए रखा गया है ताकि नियुक्त करने वाला अलग व्यक्ति हो और हटाने वाला अलग हो, ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। ये इसी का पक्ष न ले, क्योंकि इसको पता है भी मेरे को इसने नियुक्त कर दिया तो ये हटा तो सकता नहीं है। इसका मतलब वो इसका पक्ष नहीं लेगा, यानी किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो एक निष्पक्ष न्याय प्रदान करेगा। देखो पहली स्थिति तो ये है भी निष्पक्षता के लिए पहली तो तरीका ये अपनाया गया और दल से दूर रखा गया है। अब दल से दूर है इसका मतलब वो स्वतंत्र है। दूसरी स्थिति की हम बात करें, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी कार्यकाल के दौरान जो जिस व्यक्ति का कार्यकाल चल रहा है, यानी उस व्यक्ति का कार्य चल रहा है ना, जब वो पद पर हो न्यायाधीश के, उसके दौरान उस यानी न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। ध्यान रखना, यानी उसके अंदर किसी भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उनको हानि हो रही हो। ठीक है, वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, उसके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का भत्ता नहीं, वेतन नहीं काटा जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। अगर हम और बात करें, इन वेतन जो इनका वेतन मिलता है इस पर संसद पर चर्चा नहीं हो सकती, संसद में चर्चा नहीं हो सकती। अब बता देता हूं न्यायाधीशों के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता, न्यायाधीशों की कोई आलोचना नहीं कर सकता। अगर उसके निर्णय को कोई नहीं मानता, उसकी आलोचना करता है, तो न्यायाधीश क्या कर सकता है? उसको दंडित कर सकता है। न्यायालय उसको क्या कर सकता है? दंडित, यानी उसको दंड देने का अधिकार रखता है न्यायपालिका। यदि उसकी बात को कोई नहीं मानता या उसकी कोई आलोचना करता है, उसके निर्णय की अवहेलना करता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसको दंड देने का अधिकार दिया गया है। हाँ, हम एक बात कह सकते हैं, संसद में न्यायाधीशों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन यदि न्यायाधीशों को या किसी एक न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो या हटाने का प्रस्ताव रखा गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश के बारे में चर्चा की जा सकती है। वैसे चर्चा नहीं कर सकते हम किसी भी न्यायाधीश के पद की, उसके वेतन के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन यदि उस न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद में रखा जा चुका है, ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, वैसे नॉर्मल हम उसकी चर्चा नहीं कर सकती संसद। ये किस लिए रखा गया है? ताकि संसद से वो क्या रहे? मुक्त रहे, डर न रहे उसको, और वो एक स्वतंत्र न्याय प्रदान कर सके। उसके बाद हम और बात करें आगे हम बात करें जो उनका वेतन होता है वो उनको प्राप्त वेतन मिलता है, यानी अधिक वेतन की व्यवस्था की गई है ताकि न्यायाधीश भ्रष्टाचार न फैलाए, यानी किसी से करप्शन के द्वारा या किसी से पैसे लेकर न्याय न दे। ऐसी स्थिति में उनको वेतन भी बहुत अच्छा दिया जाता है। उनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल के दौरान देखो, कार्यकाल के दौरान देखो न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवश्यक हो तो वो ही दो तरीकों से हटा सकते हैं, यदि तो अयोग्य हो या कदाचार का दोषी हो। इन दोनों स्थितियों में क्या किया जा सकता है? न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। लेकिन जो हटाने की विधि होती है, हटाने की प्रक्रिया वो बहुत ज्यादा कठिन होती है। इसकी विधि इसीलिए तो कठिन रखी गई है ताकि कोई उसको जल्दी से हटा ना पाए। मान लेते हैं आप न्यायाधीश हो और जब आपको बताया भी मेरे को कोई भी हटा सकता है सिंपल तरीके से, तो फिर आप तो डरोगे भी मेरा पद छीन न जाए, इसलिए आप कोई अच्छा न्याय नहीं दे पाओगे। आप कोई कार्यपालिका का संसद के विरुद्ध अगर कोई आपको न्याय देना है, निर्णय देना, तो आप नहीं दे पाओगे।
क्यों आपको डर लगता है भी अगर संसद के विरुद्ध मैंने कोई कार्य निर्णय दे दिया तो संसद मेरे को हटा न दे। इसीलिए आप बगैर डरे, बगैर किसी के पक्ष लिए, बगैर किसी से बाध्य हुए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। समझ गए ना बात ये सारी। और ध्यान रखना, जो न्यायपालिका का जब निर्वाचन नियुक्त होती है, न्यायपालिका क्या होती है, न्यायाधीश जब नियुक्त होते हैं उसमें संसद का कोई रोल नहीं होता, संसद की कोई भूमिका नहीं रखी गई है। यदि संसद की भूमिका होती फिर तो संसद होती है वो लोकसभा होती है, वो दल से तो संबंधित होती है, राजनीतिक दल के व्यक्ति जो जनता से चुनकर जाते हैं वही तो पहुंचते हैं वहां पर। ठीक है, तो उनको दलगत राजनीति से दूर रखने के लिए हमारे देश में ये व्यवस्था की गई है ताकि वो एक बढ़िया तरीके से न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय दे पाए। उनको कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है। आर्टिकल 50 पढ़ चुके हैं हम। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण की बात कही गई है। संसद से उनको मुक्त रखा गया है। उनका वेतन है, उनके भत्ते उनको कम नहीं किए जा सकते उसके कार्यकाल के दौरान। उनके जो न्यायाधीश है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, और हटाए सिर्फ दो ही प्रकार, ऐसे नहीं है उसने ये निर्णय दे दिया उसको हटा दो, नहीं, सिर्फ दो ही प्रकार से हटाया जा सकता है, या तो वो अयोग्य हो, इसमें योग्यता न हो, या वो कदाचार, कदा यानी बुरा चार, आचार होता है बुरा व्यवहार करना, जैसे करप्शन वगैरह में लिप्त हो, ऐसी स्थिति में उसको संसद द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन हटाए जाने की विधि होती है वो सबसे ज्यादा कठिन होती है। और आपको बता देता हूँ, अब तक एक ही न्यायाधीश के लिए हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी संसद में, और वो उसको जो उपस्थित कुल सदस्य थे संसद के उनका बहुमत ही नहीं मिल पाया। इसका मतलब उनको नहीं हटाया गया। ठीक है, इसका मतलब अभी तक न्यायाधीश, किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया, क्योंकि जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन होती है। ठीक है, वो मुश्किल से पूरी होती है। इसीलिए न्यायाधीश क्या होते हैं, अपने कार्यकाल के प्रति निश्चित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि मेरे को जल्दी से हटा तो पाएंगे नहीं, इसलिए वो एक अच्छा और निष्पक्ष बगैर डरे एक अच्छा न्याय प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा इस प्रकार की गई है, न्यायाधीशों को सुरक्षा इस प्रकार दी गई है, वे जल्दी से हटा नहीं सकते, उनकी पद की सुरक्षा है, उनके वेतन की सुरक्षा है, उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, यदि उनकी कोई आलोचना करता है तो वो खुद उसको दंडित कर सकती है, यानी उसको दंड दे सकती है न्यायाधीश, अगर उसके निर्णय को नहीं माना जाता तो कहने का मतलब ये आपका टॉपिक पूरा होता है भी न्यायाधीशों की जो स्वतंत्रता है और जो उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, उनके पद की सुरक्षा करना, इन सभी को इस प्रकार से उनकी नियुक्ति से संबंधित, उनके हटाने की विधि से संबंधित सबको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है ताकि न्यायपालिका क्या रहे, एक स्वतंत्र रहे, यानी एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर सके और कानून के शासन की सुरक्षा हो सके, कानून के शासन की सुरक्षा की जा सके। बात समझिए ना, इसीलिए कहते हैं जो कानून के शासन की सुरक्षा की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। किस प्रकार की जाती है, ऐसे की जाती है केस, और उसके करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, और स्वतंत्र रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए वो आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो आपने चौथी बार बात की हमने हटाने की विधि, तो हम देखते हैं भी न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस प्रकार रखी गई है उसकी बात करते हैं। न्यायपालिका को कैसे हटाया जा सकता है, कोई न्यायाधीश है अगर उसको हटाना है हमें तो किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब न्यायाधीश होते हैं उनको जब हटाना होता है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो संसद की होती है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संसद की होती है। और उनकी नियुक्ति की बात की थी हमने, नियुक्ति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, नियुक्ति के अंदर आप आंसर दोगे जी किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। अब ये संसद की कैसे होती है, देखो जब कोई भी न्यायाधीश को हटाना है तो उससे संबंधित प्रस्ताव संसद में रखा जाता है, हमें इन न्यायाधीश को हटाना है, पद से हटाना है उसको। क्यों, क्योंकि या तो कदाचार का दोषी है,
या वो अयोग्य है, अपने पद के लिए अयोग्य है, इसी कारण उसको पद से हटाया जाता है। तो जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो ये प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? संसद में रखा जाता है। और संसद के अंदर बात की थी अपने, दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। यानी या तो लोकसभा में प्रस्ताव, मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग में इसको लोकसभा में ये प्रस्ताव रख दिया गया कि इस ए व्यक्ति को, ये न्यायाधीश है, इसको हमें पद से हटाना है। क्यों? क्योंकि वो कदाचार का दोषी है, या वो अपने सीट के लिए अयोग्य है, वो एक निष्पक्ष न्याय नहीं दे रहा है, या वो करप्शन वगैरह फैला रहा है। ऐसी स्थिति के द्वारा हमने क्या किया? ये प्रस्ताव हमने रख दिया। अब जैसे ये प्रस्ताव रखा जाएगा, देखना इस प्रस्ताव को पास होने के लिए क्या होता है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत की हमने बात की थी, जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का एक तो उसका बहुमत होना चाहिए, प्लस जो उपस्थित है उसके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तो थोड़ी सी प्रक्रिया हार्ड हो गई ना, फिर 2/3 बहुमत मिल नहीं पाता, और जब तक उसको 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से, इस विशेष बहुमत से ही वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। साधारण बहुमत से नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से वो प्रस्ताव पास होता है फिर राज्यसभा में जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है? 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पास होना चाहिए। और जब ये दोनों में पास होगा तब जाके हम एक न्यायाधीश को हटा सकते हैं। लेकिन इतना हार्ड जो बहुमत होता है वो मिल नहीं पाता, और नहीं मिल पाता, इसके कारण हम किसी भी न्यायाधीश को अभी तक नहीं हटाया गया। और मैंने बताया भी था, एक बार न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चली थी संसद में, एक बार किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चली थी, लेकिन उसको जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों का बहुमत नहीं मिल पाया। और जैसे बहुमत नहीं मिला, इसका मतलब वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, वो प्रस्ताव क्या हो गया? रद्द हो गया, और उस न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। ठीक है, ये है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया कौन हटाता है? संसद हटाती है। कौन हटाता है? संसद। नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। इसका मतलब कौन करती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। उसको हटाता कौन है? संसद। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा। अगर 2/3 बहुमत मिल पाता है उपस्थित सदस्यों का, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? उस न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया की। बस एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बता देता हूं आपको मैं। नियुक्ति की प्रक्रिया। अब मैटर ये आता है भी न्यायाधीश को नियुक्त कौन करे, कैसे करे। अब तो ठीक है, हमें पता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब न्यायपालिका की स्थापना की संविधान बनाया जा रहा था, न्यायपालिका के बारे में चर्चा की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में ये था कि हमें न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है। तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया कौन से अपनाए? या तो सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, या संसद उसको नियुक्त करे, या उसको कार्यपालिका नियुक्त करे। भी कौन नियुक्त करे उसको? बहुत से देशों में संसद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बहुत से देशों में जनता के द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। तो जब जनता के द्वारा चुन के आएंगे, ऐसी स्थिति में तो दलगत राजनीति में चले जाएंगे, यानी राजनीति के आधार पर काम करने लग जाएंगे। और हमें न्यायाधीशों को राजनीति से वैसे ही दूर रखना है, इसलिए हमारे एक प्रक्रिया अपनाएगी जिसे बोलते हैं हम कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो आप, क्या है। देखो, कोलेजियम एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। इसके अंदर व्यक्ति होते हैं टोटल 5। एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, जो अध्यक्ष होता है। और इसके अंदर 4 होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी सिर्फ न्यायाधीश रखे गए हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है आपके सामने है, न तो कोई कार्यपालिका का व्यक्ति, न इसमें व्यवस्थापिका का कोई व्यक्ति। ये भी मुख्य न्यायाधीश है, ये 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है। इसका मतलब इसमें कोई संसद या कार्यपालिका का व्यक्ति नहीं है, इसी कारण इनको संसद और कार्यपालिका से अलग रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। इसमें ये कोलेजियम प्रणाली ये कहती है कि मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश क्या देंगे? परामर्श देंगे। किसको? राष्ट्रपति को। ये मिलकर एक अपने यहाँ पर सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया गया। इसमें आपको बता देता हूं, सामूहिकता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के तहत ये क्या करते हैं, न्यायाधीश को राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। इसने मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति को नियुक्त करना है, एक व्यक्ति को क्या करना है, नियुक्त करना है। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश क्या कहेंगे, परामर्श देंगे, इस एक व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति तक पहुंचा देंगे और राष्ट्रपति क्या करेगा, उस एक व्यक्ति को क्या कर देगा, न्यायाधीश में नियुक्ति दे देगा। ठीक है, ये होती है कॉलेजियम प्रणाली। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या थी, उसमें कैसे चेंज किया गया था, हमारे जो 2014 के अंदर मोदी सरकार आई थी, आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कॉलेजियम प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की थी। 99वां संविधान संशोधन किया था। ठीक है, उन्होंने इस कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया था, लेकिन वापिस कॉलेजियम प्रणाली को अपना लिया गया है। इस चीज की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है भी कॉलेजियम प्रणाली वो होती है 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य होता है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये मिलकर उस व्यक्ति का परामर्श राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम तो क्लास के अंदर इसके बारे में और पढ़ेंगे, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, मोदी ने क्या परिवर्तन किया, उसके द्वारा क्या संविधान में परिवर्तन हुआ, इन सब की बात हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक थैंक यू।